डीमन कास्टल पहले डीमन किंग के पैलेस के मेन हॉल की कुर्सी में द रूलर ऑफ प्राइड मेर्लिन लूसीफर बैठा सो रहा है। उस शांत हॉल में किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो एक पिंक हेयर्ड गर्ल होती है। वह आवाज़ लगा रही होती है, मेर्लिन भैया। जब वो मेर्लिन को सोते हुए देखती है तो वो बिल्कुल बगल में जाकर बैठ जाती है और उसके चेहरे को देखकर बोलती है, मेर्लिन भैया का सोता हुआ चेहरा कितना ड्रीमी है। उसकी नज़र मेर्लिन के पिंक होठों पे जाती है तो वो एकदम शर्मा जाती है। फिर वह धीरे धीरे उसके होठों के पास जाने लगती है। जब वह उसे किस करने ही वाली होती है तभी बाहर से एक जोरदार आवाज़ आती है, गॉडेस ऑफ लाइट की जय हो। चर्च स्क्वायर इनविंसिबल है। डीमन किंग लूसीफर बाहर आओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर पिंक हेयर गर्ल का दिमाग खराब हो जाता है। वह मन में बोलती है, इन चर्च स्कम की हिम्मत कैसे हुई ऐसा मूवमेंट चुनने की। बाहर सोल्जर्स चिल्ला रहे होते हैं। चर्च तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक उसके सारे दुश्मन मारे नहीं जाते। ये होली वॉर तब तक नहीं रुकेगी जब तक डीमन किंग पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए। पिंक हेयर्ड गर्ल ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो और मेर्लिन को फिर से किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर एक उंगली उसे वहीं रोक देती है। जब वह आंखें खोलती है तो वो देखती है कि डीमन किंग मेर्लिन की दोनों आंखें खुली हैं और वो उसे ही देख रहा है और उससे पूछता है, लेस तुम क्या कर रही हो। वह बोलती है, मेर्लिन भैया मैं चाहती हूँ कि तभी उसकी जीभ दांतों के बीच आ जाती है और वह आगे बोल नहीं पाती। तभी मेर्लिन उसके सर पे अपना फिंगर से मारता है और बोलता है, मजाक बंद करो लिलिथ। चर्च के वो अनोइंग ग्रुप यहाँ है ना। लिलिथ बोलती है, हाँ। फिर लिलिथ अपने सर को सहलाते हुए बोलती है, बस थोड़ा सा और मैं लिफ्ट तक पहुंच जाती। तभी मिलीमिक स्माइल देता है और लिलिथ को कमर से पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है। फिर पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता है, लड़की इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझ पर एक सरप्राइज अटैक कर सके। फिर लिलिथ मेर्लिन के सीने से और ज़्यादा चिपक कर बोलती है, भैया सबसे बेस्ट है। बाहर से लगातार सोल्जर्स के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, गॉडेस ऑफ लाइट की जय हो। चर्च स्क्वायर इनविंसिबल है। डीमन किंग लूसीफर बाहर आओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। इन आवाज़ों को सुनकर लिलिथ का दिमाग सनक जाता है और वो अपने हथियार को बाहर निकालने लगती है और बोलती है, क्या इन एनोइंग चर्च का कमीनों का कोई अंत नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेर्लिन भैया के साथ मेरे प्रीशियस टाइम को इंटरप्ट करने की। वो अपने हथियार को पूरी तरह बाहर निकाल लेती है जो कि बहुत बड़ी चाबुक सा होता है। वह उसको पकड़ अपनी पूरी ताकत को बाहर निकालते हुए बोलती है, मेर्लिन भैया आप यहीं रुको, मैं इन एनोइंग बास्टर्ड से पीछा छुड़ाती हूँ। पर जब वो बोलकर जाने ही के लिए तैयार ही होती है कि एक हाथ उसके पीछे से उसे पकड़ लेता है और बोलता है, रुक जाओ लेस। इतना बोलकर वह पूरी तरह अपनी बाहों में भर लेता है। लिलिथ पूरी तरह घबरा रही है। मुंह से बस एक ही बात निकलती है, मेर्लिन भैया। मेर्लिन उसे शांत करते हुए बोलता है, इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पर अपना टेम्पर लूज मत करो। फिर वो एक ख़तरनाक सी स्माइल करता है और बोलता है, क्योंकि ये लोग मेरे रिज़ाइन के लास्ट डे पर पंगा लेने आए हैं तो मैं पर्सनली इन्हें आफ्टर लाइफ में भेजूँगा। चले लेस, मेरे पास ही रहना। लिलिथ, हाँ भैया। मेर्लिन। जैसे ही वो
दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर मॉन्स्टर और सोल्जर्स के बीच लड़ाई चल रही है। तभी मिलेन की नज़र एक लड़की पर जाती है जो एक गोलम जैसे मॉन्स्टर से लड़ रही है। ओह, तो ये इस जनरेशन की हीरो है। तभी वो हीरो एक खतरनाक सा हमला करती है और उस मॉन्स्टर को एक स्लाइस में 2 हिस्सों में काट देती है। पर मिलीम उसे हमले को देखकर कहता है ये तो बहुत वीक लग रही है। इन सभी बातों से अनजान अपनी हीरो उस डीमन को हराने के बाद अपनी तलवार को एक हाथ में पकड़े शान से खड़ी है। पीछे से सोल्जर्स की आवाज़ आती है, हीरो समा बहुत पावरफुल है, उन्हें उस जैसे मॉन्स्टर को एक सिंगल स्ट्राइक में ढेर कर दिया। कितनी कूल है, हीरो समा के साथ बैटल करना पाना हम बहुत। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते कि उनके पैरों के नीचे की ज़मीन कांपने लगती है। फिर एक जायंट वॉर्म मॉन्स्टर ज़मीन को फाड़ते हुए उनके पैर पीछे से निकलता है। जैसे ही वो दोनों उस मॉन्स्टर को देखते हैं वह दोनों जोर से कांपने लगते हैं। तभी पीछे से एक जोर की आवाज़ आती है, आइसी लेंस। और फिर हीरो अपनी तलवार से एक ज़ोरदार हमला करती है उस मॉन्स्टर के ऊपर और उसे वहीं मार देती है। फिर उन दोनों की ओर मुड़कर एक स्माइल देते हुए बोलती है, बैटल से अपना फोकस मत खोना। वह दोनों सोल्जर्स रोते हुए बोलते हैं, ठीक है। आखिरकार एलिसा समा जितनी परफेक्ट लेडी कैसे हो सकती हैं। तभी एलिसा मॉन्स्टर की ओर देखकर जोर से चिल्लाती है, मैं एलिसा क्लॉडिया 233वीं हीरो हूँ। मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मैं डीमन किंग लूसीफर थर्ड को हरा कर रहूँगी। हीरो की यह बात सुनकर सारे सोल्जर्स जोश से भर जाते हैं और मॉन्स्टर की ओर भागते हुए चिल्लाते हैं, हीरो समा के लिए। ये आवाज़ पूरे बैटलफील्ड में गूंज जाती है। दूर से देख रहा बिशप बोलता है, वैनगार्ड स्क्वाड के उन बेकार पीसेंट्स की हिम्मत कैसे हुई हीरो समा के रास्ते में रुकावट बनने की। बिशप को गुस्सा होते देख उसके बगल में खड़ा असिस्टेंट बोलता है, प्लीज़ शांत हो जाइए बिशप समा, ये पीसेंट तो बस वर्थलेस वैनगार्ड्स हैं। हमारे चर्च के एलाइट्स को तो अभी कॉम्बैट में उतारा भी नहीं है। यह तो बस कैनन फोडर हैं। चर्च आर्मी को तो बस तब विक्ट्री क्लेम करनी है जब वो सब मर जाएंगे। पर मुझे जिस बात की चिंता है वो ये है कि क्या हीरो समा सच में डीमन किंग को हरा पाएंगे। असिस्टेंट की बात सुनकर बिशप जोर जोर से हंसने लगता है। फिर बोलता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हीरो समा लूसीफर थर्ड से हार भी जाती हैं तो भी हम नहीं हारेंगे। दूसरी तरफ बैटलफील्ड में एलिस देखती है कि वैनगार्ड स्क्वाड को मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। जैसे ही एलिस उसे बचाने जाने ही वाली होती है तभी एक बहुत बड़ी वेल जैसा मॉन्स्टर ऊपर आसमान में दिखता है। उसे देखकर बिशप चिल्लाता है, ये वो साइड वेपन है जिसे चर्च पिछले 100 सालों से तैयार कर रहा है। इसमें अनइमेजिनेबल पावर है। ये चर्च का ग्रेटेस्ट मास्टरपीस है। काउंटलेस लोगों की विजडम का क्रिस्टलाइजेशन। इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे फेयरसम वेपन। उस मॉन्स्टर को देखकर बैटलफील्ड पर पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है।
हीरो उसकी तरफ देखकर बोलती है कि यह किस तरह का हॉरिफाइंग मॉन्स्टर है। बिशप अपनी छड़ी को उठाता है और चिल्लाता है, यह इसकी मेडन बैटन है। चर्च के ग्रेटेस्ट मास्टरपीस की ताकत को अपनी खुद की बॉडी पर एक्सपीरियंस करो। तभी वह बड़ा बेल मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है एक स्ट्राइक के लिए। बिशप चिल्लाता है, मर जाओ तुम गंदे स्कमी डीमंस। एलिसा उस हमले को देखकर शौक में बोलती है, क्या ये पागल हो गया है? अगर ये ब्लास्ट हिट हुआ तो वैनगार्ड स्क्वाड भी मर जाएगी। मैं उन्हें नहीं बचा पाऊंगी। तभी मेर्लिन उनकी तरफ देखता है और बोलता है, ये कितना गंदा है। उसके इतना बोलते ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उसे देख बिशप चिल्लाता है, चर्च की ताकत के आगे कापो लूसीफर थर्ड, गॉडेस ऑफ लाइट के नाम पर मैं तुम डीमंस को हेल की सज़ा सुनाता हूँ। बैटलफील्ड में उस हमले के बाद धीरे धीरे धूल हटने लगती है। एलिस अपनी तलवार के सहारे बैठी है, सीधा सामने की ओर देखती है तो उसने एक लड़का और एक पिंक हेयर्ड गर्ल खड़ी दिखती हैं। उन्हें देखकर वह पूरी तरह शॉक हो जाती है। तभी एक सोल्जर होश में आता है और बोलता है, क्या मैं मरा नहीं? उस सोल्जर्स की बात सुनकर मेर्लिन मुस्कुराते हुए बोलता है, बिल्कुल तुम मरे नहीं हो। फिर वो एक हाथ अपनी तलवार पे रखता है और बोलता है, सिर्फ मैं ही तय कर सकता हूँ कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। एलिस उसे देखकर सोचती रह जाती है कि यह इंसान है कौन। तभी उस बैटलफील्ड पे मेर्लिन की आवाज़ गूंजती है, आओ लूसर्स, मेरे वेलकम के लिए तैयार हो जाओ। मैं डीमन किंग लूसीफर थर्ड आ चुका हूँ, जिसका तुम्हें इंतज़ार था। दूसरी तरफ उस हमले को पूरी तरह नाकाम होते देख बिशप गुस्से में अपनी छड़ी नीचे ज़मीन पे मारते हुए बोलता है, इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है। एक ऐसा अटैक जो होली आर्कनरी से भी ज़्यादा पावरफुल था, वो ब्लॉक कैसे हो गया? बिशप की बात सुनकर असिस्टेंट घबराते हुए बोला, बिशप समा, लूसीफर थर्ड हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या हमें रिट्रीट कर लेना चाहिए? असिस्टेंट की बात सुनकर बिशप को और गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, डरने की कोई बात नहीं है। वाइट वेल की बॉडी हर तरह के प्रीशियस मेटल से बनाई है। इसे गॉडेस का ब्लेसिंग मिला है। इसकी क्रिएशन में तो गॉड का ब्लड भी यूज़ हुआ था। यह चर्च की सबसे परफेक्ट क्रिएशन है, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल साइन वेपन। वाइट वेल, हमला करो अपनी बॉडी से उस डैमेंड लूसीफर थर्ड को कुचल दो। यहाँ तक कि एक सेंट रैंक इंडिविजुअल का अटैक भी इस डैमेज नहीं कर सकता। तो क्या हुआ अगर लूसीफर थर्ड ने वाइट वेल के लेज़र कैनन को ब्लॉक कर दिया? वो किसी भी हाल में वाइट वेल के बॉडी स्लैम झेल नहीं पाएगा। वहीं लूसीफर यह सारी बातें सुनकर अपनी तलवार को पकड़े एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल करते हुए बोला कि ये कितना वीक है, लेकिन क्योंकि तुमने ये सब एक्सप्लेन करने के लिए इतनी मेहनत की है, तो मैं तुम पर एक फेवर करता हूँ और तुम्हारे एफर्ट्स को थोड़ा सा एक्नॉलेज कर देता हूँ। वेल, बस थोड़ा सा ही वैसे।
वह मॉन्स्टर अपनी बड़ा सा मुंह खोलकर उसके करीब पहुंचने ही वाला था। तभी मेर्लिन उसके सामने निडर खड़ा होता है। फिर बोलता है, बस इतना ही काफ़ी है मेरे अपने ब्लेड अनसेटेड करने के लिए। फिर वो एक जंप लगाता है, अपनी ब्लेड को म्यान से निकालते हुए एक स्ट्राइक में उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट देता है। उस मॉन्स्टर को 2 हिस्से में कटा देखकर सभी लोग पूरी तरह चौंक जाते हैं। फिर मेर्लिन अपनी तलवार को म्यान में वापस रखता है। लिलिथ पूरी तरह खुशी से चिल्लाती है, मेर्लिन भैया कितने ज़्यादा कूल हैं। वहीं एलिस पूरी तरह शौक और डर से बोलती है। वो बंदा लूसीफर एक स्माइल देता है, फिर बोलता है, अब तुम्हारी बारी है लूजर्स। जस्ट के जेंटलमैन, मैं लूसीफर द फर्स्ट डीमन किंग के रूप में अपने नाम से मैं तुम्हें एक ग्लोरियस मौत दूंगा। लूसीफर की बात और उसके नज़र देखकर बिशप और असिस्टेंट डर से कांपते हुए बोलते हैं, हीरो समा हमें बचाओ, अगर आपने कुछ नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। उनकी बातें सुनकर डरी हुई एलिस मन में सोचती है कि वो सही कह रहे हैं। मैं हीरो हूँ, मुझे डीमन किंग को रोकना ही होगा। फिर वह अपनी तलवार को कसकर पकड़ती है और चिल्लाती है, डीमन किंग हीरो के रूप में मैं अपने नाम से मैं तुम्हें एक डुएल के लिए चैलेंज करती हूँ। जैसे ही एलिस लूसीफर के करीब पहुँचने ही वाली होती हैं, तभी लूसीफर अपनी पावर रिलीज़ करता है, जिससे एलिस पीछे उड़ने लगती है। तभी वह तलवार से एक स्ट्राइक वाली पोजीशन बनाता है और तलवार को म्यान से निकालते हुए एक जोरदार हमला करता है। बिना एलिस की ओर देखे वह हमला इतना खतरनाक होता है कि बिशप समेत पूरी आर्मी एक बार में गायब हो जाती है और एलिस उस हमले से बेहोश हो जाती है। तभी हमें पीछे की कुछ बातें बताई जाती हैं। मैं मेर्लिन लूसीफर, मैं एक अदर वर्ल्डर हूँ जिसे अल्टर के जरिए एक दूसरी दुनिया में सुमन किया गया था, पर क्योंकि वह पैदा ही एक हग अमाउंट ऑफ पावर के साथ हुआ था, वो फर्स्ट डीमन पैलेस का 3rd ओनर बना, जिसका टाइटल था द रूलर ऑफ प्राइड। लेकिन मेर्लिन कार्डियक एट्रोफी के कर्ज के साथ पैदा हुआ था। उसका लाइफ स्पैन छोटा होते जाता है क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी के हर पल में हार्ट अटैक से सफ़र करता है। लेकिन हर मुश्किल का एक हल होता है। मेर्लिन के पास एक डीमन स्वॉर्ड है जिसे एट्रोनम कहते हैं। यह स्वॉर्ड अपने यूज़र की लाइफ फोर्स को ऑगमेंट करती है हर बार जब इसे पावरफुल एनिमीज़ को मारा जाता है। इसीलिए मेर्लिन इस स्वॉर्ड का यूज़ करके अपने कर्स का इफ़ेक्ट को टेम्परेरी कम कर पाया और एनिमीज़ जितना स्ट्रॉन्ग होगा स्वॉर्ड की एबिलिटी के इफ़ेक्ट उतने ही ज़्यादा होंगे। इसीलिए मेर्लिन को उम्मीद थी कि एक दिन वह दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन से मिलेगा। उसका मानना है कि जिस पल वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को हरा देगा उसका कर्ज दूर हो जाएगा और इसीलिए डीमन किंग के रूप में उसके रिज़ाइन के आखिरी दिन मेर्लिन पूरे बैटलफील्ड में अकेला खड़ा है और ऊपर की तरफ पंछी को उड़ते हुए देखता है। फिर बोलता है कि आखिरकार सब खत्म हो गया। डीमन पैलेस में अब मेरी सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब मेरे लिए भी बाहर की तरफ निकलने का वक्त हो गया है। एक बड़ी बैटल के बाद अब अलविदा कहने का वक्त आता है। जब मार्लिन जाने के लिए तैयार होती है तभी पीछे से लिलित की निराशा से भरी आवाज़ आती है, मार्लिन भैया। मार्लिन इसकी आवाज़ सुनता है, फिर पीछे मुड़कर उसे एक बढ़िया स्माइल देते हुए बोलता है, इसमें अपसेट होने वाली क्या बात है। फिर उसके गालों पे अपना हाथ फेरते हुए बड़ी प्यार से बोलता है, वैसे भी ये मेरे रिज़ाइन का आखिरी दिन है। मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना, समझी। लेकिन मार्लिन की बात सुनकर वो शॉक हो जाती है। फिर उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और ज़ोर से कांपने लगती है। फिर रोते हुए बोलती है, मार्लिन भैया, लिलित अकेली है जब से मैं पैदा हुई हूँ। मार्लिन भैया हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मत जाओ, लिलित को पीछे छोड़कर मत जाओ। उसका रोता हुआ फेस देखकर मार्लिन बड़ी प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है, लिलित को सच में लाड करवाना पसंद है, लेकिन अब तुम बड़ी लड़की हो गई हो। लेकिन तभी मार्लिन के हार्ट में दर्द होने लगता है। फिर वह अपने दिल पे अपना हाथ रखे बोलता है, अगर मैं इस जगह पर रहना कंटिन्यू करूँगा तो आज नहीं तो कल मेरे दिल का कष्ट मुझे मार देगा, क्योंकि तुम अपने भैया को मरते हुए देखना चाहती हो। जैसे ही लिलित ये सुनती है वह तुरंत मार्लिन से लिपट जाती है और बोलती है, नहीं, मैं नहीं चाहती कि मार्लिन भैया मरे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मार्लिन भैया मुझे छोड़कर जाएं। फिर वो मार्लिन से अलग होकर अपने हाथों को कस के मुट्ठी बनाती है। फिर मार्लिन की ओर देखकर बोलती है, अगर मार्लिन भैया का कर्ज फिर से लौट आता है तो प्लीज़ अपना लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए लिलित की लाइफ यूज़ कर लेना। जैसे वह अपनी बात पूरी करती है, मार्लिन उसके सिर पे अपनी फिंगर से मारते हुए बोलता है, तुम पागल लड़की। फिर उसके सिर को बड़ी प्यार से सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। पर लिलित कुछ भी नहीं सुनना चाहती। वह मार्लिन के दोनों हाथों को पकड़ के उसकी ओर देखते हुए बोलती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि मार्लिन भैया मुझे छोड़कर ना जाएं। जब तक मार्लिन भैया मेरे साथ हैं, अगर आप एक यूज़लेस नीट भी बन जाओ तो भी मुझे आपको ख्याल रखने में कोई परेशानी नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर मार्लिन स्माइल करता है और उसकी ओर देखते हुए बोलता है, लिलित भैया तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे जाना होगा, वरना मैं अपने दिल का कष्ट कभी नहीं हटा पाऊँगा। मैं कसम खाता हूँ, जैसे ही मैं ऐसा कर लूँगा मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगा और फिर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। मेरा भरोसा करो, उस वक्त मौत भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। यह बात सुनकर लिलित पूरी तरह शर्मा के फूलों के बीच पहुंच जाती है। फिर शर्माते हुए अपने मुंह पे हाथ रखकर बोलती है, यह तो चीटिंग है मार्लिन भैया, ऐसे वक्त पर ऐसी बात कहना। अगर आप इस तरह बोलेंगे तो लिलित अब और जिद नहीं कर पाएगी। लेकिन मार्लिन भैया, आपके जाने से पहले लिलित आपको एक एडवाइस देना चाहती है। एडवाइस वाली बात सुनकर मार्लिन सोच में पड़ जाता है। तभी लिलित पूरी सीरियस फेस बनाते हुए बोलती है, बाहर बहुत सारी बेशरम लड़की है,
मेर्लिन भैया, ध्यान रखना कि आप उनके जाल में ना फंस जाओ, वरना फिर वो एकदम स्माइल करते हुए बोलती है, चाहे वो कितनी भी क्यों ना हो, मैं उन सबको मार डालूंगी, लेकिन उनके एक एक करके बाल नोच लेगी, उन्हें जिंदा स्किन कर देगी, उन्हें लावा के ऊपर रोस्ट करके मीट जर्कीस बना देगी और फिर उन सबको खा जाएगी। लिलित के स्माइल करते फेस और उसकी बातें सुनकर मेर्लिन मन में एक ही बात कहता है, यह लड़की एक यान्द्रे है। फिर वह उसे वहीं पीछे छोड़ के हाथ हिलाते हुए बोलता है, ओके, लेट हो रहा है लिलित, मैं अब निकलता हूँ। पर वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा होता है, तभी उसकी नज़र सोते हुए एलिस पे जाती है, जो सोते हुए भी बोल रही होती है, मैं अब और नहीं खा सकती। उसे सोते हुए और बड़बड़ाते देख मेर्लिन बोलता है, नॉकआउट होने के बाद ये औरत सच में सीधा सो गई। ओह वेल, जाने दो इसे। ये बोलते बोलते मेर्लिन एलिस को उठा लेता है। जब लिलित मेर्लिन को एलिस को उठाते हुए देखती है, पहले तो शौक में उसके ऊपर बिजली गिरती है और फिर वह गुस्से में बोलती है, आप क्या कर रहे हो मेर्लिन भैया? आप उस औरत को अपने साथ बाहर क्यों ले जा रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वह बेशरम लड़कियां इतनी जल्दी भी आ गईं? वहीं मेर्लिन पूरी तरह से डरते हुए एक्सप्लेन करता है, रुको रुको, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लिलित मेरे लिए एक औरत सिर्फ एक स्लेव है और कुछ नहीं। फिर वो ऊपर आसमान की ओर देखते हुए बोलता है, मैं बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कम जानता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जर्नी में एक गुफिर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। हालांकि यह औरत एक हीरो के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा ही वीक है, लेकिन इसका स्टैमिना और विल पावर कुछ हद तक डिसेंट है। इसे अपने साथ रखना काफ़ी यूज़फुल टूल साबित होगा। तभी लिलित मुंह फुलाकर शर्माते हुए बोली, वह एक हीरो है मेर्लिन भैया को तो उल्टा उसे मार देना चाहिए। मेर्लिन लिलित की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा होता है, फिर उसकी ओर देखकर बोलता है, कोई बात नहीं, एक बार आज का सूरज डूब गया तो मैं अब और डीमन किंग नहीं रहूँगा। जैसे ही लिलित कुछ और बोलने वाली होती है, तभी मेर्लिन बीच में बोलता है, चलो बस इतना ही, फिर मिलते हैं लिलित, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। वैसे भी मैं कभी किसी हीरो के प्यार में नहीं पड़ूंगा। फिर धीरे धीरे वह वहाँ से गायब हो जाता है, अपने सीने पे हाथ रखकर थोड़ी टेंशन के साथ बोलती है, मेर्लिन भैया। तभी वह अपने सिर को जोर से हिलाती है और शर्माते हुए बोलती है, नहीं लिलित, यह डिप्रेस होने का वक्त नहीं है। अगली बार जब मैं मेर्लिन भैया से मिलूंगी तो वो हमारे प्रॉमिस पूरा करने का वक्त होगा। तभी वह मेर्लिन की कही हुई बात को याद करती है, मेरा भरोसा करो, उस वक्त मौत भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। यह सोचकर वह उसके गले गाल पूरी तरह लाल हो जाते हैं और वह अपने हाथों से गालों को पकड़कर सोचती है, क्या ये तो पक्का एक कॉन्फेशन था, है ना? ओ मेर्लिन भैया, आपको जाने से पहले ऐसी बात कहने की क्या ज़रूरत थी? अब तो मैं हमारी अगली मुलाकात का और इंतज़ार नहीं कर सकती। यह बात सोचकर वह पूरी तरह
जोश से भर जाती है। फिर बोलती है, मुझे मेर्लिन भैया को डिसअपॉइंट नहीं करना है। मेर्लिन भैया के वापस आने से पहले मैं अपनी ब्राइडल ट्रेनिंग पूरी कर लूँगी। मैं एक आदर्श पत्नी बनकर उनका दिल जीत लूँगी। वहीं दूसरी तरफ पेड़ हिल रहे हैं, हवा चल रही है। मेर्लिन एलिस को अपनी पीठ पे उठाए हुए अकेले इस सुनसान जंगल पे चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करते जाना। कमेंट में बताना कैसा लगा। मानो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।